आप ही लोगों के बीच से मेरे एक श्रोता के आग्रह पर आइए आज सुनते हैं मालती जोशी की कहानी कुहासे। चलिए शुरू करते हैं। चाय का पहला घूंट भरते ही स्वाति ने कहा, आज चाय तो एकदम जीजा जी की पसंद की बनी है ना दीदी? सो कैसी? मैंने पूछा। कैसी वैसी तो मैं नहीं बता सकती, पर जिस दिन ऐसी चाय बनती थी ना, जीजा जी खुश हो जाया करते थे। भाई मेरे लिए तो आज की चाय जरा स्ट्रांग हो गई है, डॉक्टर साहब ने प्याली में और दूध उड़ेलते हुए कहा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी की पसंद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होती है। पता है, जीजा जी को खिचड़ी अरहर की दाल की ही भाती है, अचार कटहल का और सब्जी करेले की। फिर बातचीत रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम तक आई और बगीचे से होते हुए बाजार तक पहुंची। जीजा जी इतने चूजी हैं, स्वाति कह रही थी, पर उनका सिलेक्शन कमाल का होता है। सो तो तुम्हारी दीदी को देखकर पता ही चल जाता है, डॉक्टर साहब ने कहा। मैंने शर्माने का असफल प्रयास किया और हम सब सुबह का नाश्ता समाप्त कर उठने को हुए। तभी देखा नन्ही रेशम अपनी कुर्सी पर वैसी ही बैठी हुई है। दूध के गिलास को उसने हाथ तक नहीं लगाया है और टोस्ट भी अभी अनछुए हैं। सबसे पहले उसे देखा स्वाति ने। हाय मेरी रानी, क्या हो गया? दूध ठंडा नहीं हुआ क्या अभी? उसने गिलास छू कर देखा। नहीं मम्मी, दूध तो कब से ठंडा हो गया है, मैंने भी पिया कि नहीं, देखो। अनंत ने अपना ग्लास खाली दिखाते हुए बोला। रोज के रोज टोस्ट सेक कर रख देते हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं। बलदेव, कल से जरा बढ़िया सा नाश्ता बनाया करो। डॉक्टर साहब ने फरमान छोड़ा और रेशम को गोद में लेकर मनाने लगे। मुझे बड़ा संकोच हुआ और मैंने उसे अपने पास लेकर कहा, ऐसे जिद नहीं करते बेटा। पर मेरी गोद में आने भर की देर थी कि रेशम फपक कर रो पड़ी, जैसे मैंने भरे घड़े को छू लिया था। इतनी देर से सिले होंठ अब खुले। पापा पास जाएंगे, उसने सिसकियों के बीच जोर से कहा। उसकी इस घोषणा से हम सभी अवाक रह गए। स्वाति और अनंत उसे तरह तरह से चुप कराने लगी। बड़ी मुश्किल से उसका रोना थमा और अस्फुट सिसकियों के बीच नाश्ता शुरू किया। इस बीच मेरा चेहरा न जाने कैसा हो आया था। डॉक्टर साहब ने रेशम के सिर पर एक हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, अब रोना नहीं, नहीं तो तुम्हारी माँ की गंगा जमुना में भी बाढ़ आने ही को है। आप भी दीदी खूब हैं, इतनी सेंटिमेंटल हो जाती हैं। और उधर हमारे फिलोसफर साहब, पता भी नहीं चला होगा कि माँ बेटी 15 दिनों से गायब हैं। अरे रहने दीजिए, जीजा जी सिर्फ देखने में गंभीर हैं, वैसे बड़े रोमांटिक हैं। पता है, उन्होंने थीसिस भी शेली पर लिखा है, स्वाति ने कहा। व्हाट इज शेली? डॉक्टर साहब ने भोलेपन से पूछा। तुम्हारा सिर, स्वाति ने हंसकर कहा और हाथ धोने उठ गई। दरअसल मुझे खुश होना चाहिए था कि चाय की बैठक आज इतने अच्छे मूड में समाप्त हुई। नहीं तो स्वाति और डॉक्टर आजकल इतने टेंस मूड में रहते थे कि कब किस बात पर झड़प हो जाएगी पता ही नहीं चलता था। जिस दिन नाश्ता या खाना खुशी से निपट जाता, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती, क्योंकि तटस्थ भाव से उनका झगड़ा देखना भी असहनीय होता और बीच बचाव करना भी अशोभनीय लगता। लेकिन इतनी अच्छी सुबह के बावजूद मेरा मन उदास सा हो गया। हम लोगों की बातचीत से रेशम को पापा की याद हो आना और उसका यूं बिलख बिलख कर रोना मुझे भीतर तक कचोट गया था। डॉक्टर साहब ने मजाक में मेरी गंगा जमुना में बाढ़ आने की बात कही थी। उस तरह खुलकर रो सकती तो सचमुच अच्छा होता, पर रोने की भी एक उम्र होती है, एक अवस्था होती है, जिसे मैं कब का पीछे छोड़ चुकी थी। तभी तो मन यूं भारी भारी सा हो गया था। और फिर स्वाति की बातें मुझे अस्वस्थ कर गई थी। उसने पता नहीं कैसे जान लिया था
कि जीजा जी को अमुक ढंग की चाय, अमुक रंग के कपड़े पसंद हैं, खाने में उनकी क्या पसंद है, मिठाई उन्हें कौन सी भाती है, किस एक्टर की फिल्म वे देखना नहीं भूलते। ये सारी बातें उसे कैसे याद हो गई थीं? 5 वर्ष निरंतर साथ रहकर भी मुझे इनका पता नहीं चला था। स्वाति तो हम लोगों के साथ महीने 15 दिन से ज्यादा रही भी नहीं। मेरी शादी में ही वह एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। उसकी अपनी गृहस्थी थी, अपना व्यवसाय था। फिर भी अपने जीजा जी को उसने ज्यादा निकट से देखा था, परखा था। मेरी दृष्टि न जाने कहाँ खो गई थी। बहुत ही बेमन से मैंने सुबह के सारे काम पूरे किए। स्वाति अपने नर्सिंग होम और डॉक्टर साहब कॉलेज में मॉर्निंग लेक्चर्स के लिए चले गए। बच्चे नहा धोकर सांप सीढ़ी लेकर बैठ गए थे। मैं भी डेनिस रॉबिन्स की ब्राइड ऑफ रिवेंज लेकर बैठ गई, पर आंखें कागज पर दौड़ती भर रहीं, दिमाग तक एक शब्द न पहुंच सका। बहन जी, बाजार का कुछ काम है। बलदेव सब्जी का थैला लिए दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। यह चिट्ठी डाक में डाल देना, मैंने कहा और पर्स में से लिफाफा निकालने लगी। उसे देते हुए पता नहीं क्या सोचकर मैंने चिट्ठी वापस किताब में रख ली। शाम को ले जाना, अभी कुछ बाकी है। सिर हिलाकर वह चला गया। पेन हाथ में लेकर बड़ी देर तक सोचती रही। इच्छा थी पत्र में यह जोड़ दूं कि आज रेशम आपको याद करके खूब रोई थी, या कि स्वाति को चाय पीते हुए आपकी याद आ गई थी और वह देर तक आपकी भेजी दाल मोठ की तारीफ करती रही थी। लेकिन ये वाक्य पत्र में किस तरह जोड़े जाएं, समझ में नहीं आ रहा था। सारा पत्र ऐसा था कि उसे ग्रीष्मकालीन इंदौर या इंदौर के दर्शनीय स्थान शीर्षक देकर आकाशवाणी के बच्चों के कार्यक्रम में भेजा जा सकता था। ऐसी घरेलू बातों के लिए उसमें जरा गुंजाइश ही नहीं थी। पति को लिखा जाने वाला पत्र क्या ऐसा होना चाहिए, इतना गंभीर, इतना फॉर्मल? एक बहुत पुरानी याद ने उस मूड में भी मुझे हंसा दिया। 15-16 वर्ष की कच्ची उम्र थी वह, बैजू बाबरा और नौबहार जैसी फिल्मों में डूब जाने की, शरद की नायिकाओं के साथ रोने की उम्र थी वह। मैं और मुझसे 2 वर्ष छोटी स्वाति दिवा स्वप्नों की दुनिया में ही रहा करते थे। एक बार अपने दोनों बच्चों के साथ भाभी पीहर गई थी। हमेशा की तरह हर तीसरे दिन उनका पत्र आता। भाई साहब भी दफ्तर से आते ही पूछते, कोई लेटर आया क्या? भाभी का पत्र ना होता तो बार बार पूछते, बस यही डाक आई है आज। जिस दिन पत्र आता, दरवाजा बंद करके देर तक पढ़ते रहते। उन पत्रों को लेकर मन में बड़ी उत्सुकता सी होती थी, कौतूहल होता था। और एक दिन स्वाति ने पानी की भाप देकर एक लिफाफा खोल ही लिया और हम लोग बड़ी उत्कंठा से पत्र पढ़ने बैठे। पत्र पढ़कर विश्वास नहीं हुआ कि भाई साहब इन पत्रों के लिए अपनी जान छिड़कते होंगे। ऐसी उटपटांग बातें थीं। रात अम्मा ने मूंग की कचौड़ी बनाई थी, आपकी खूब याद आई। हम लोगों ने बंदिश पिक्चर देखी, आप जरूर देखिए, खूब अच्छी है। रेवती से कहकर एक बार गेहूं को धूप दिखा दीजिएगा। रात को देर तक जगिए नहीं, दूध लेना न भूलिएगा। पम्मी रोज कागज पर आपको पत्र लिखती है, साथ भेज रही हूँ। और सबसे अंत में यह जानलेवा वाक्य था, चिट्ठियां इधर उधर न डाला करें, घर में लड़कियां हैं। स्वाति ने मुंह बिचकाकर कहा था, बड़ा रोमांटिक पत्र है ना, जो लड़कियां पढ़ेंगी। भाई साहब को कभी हमारी शरारत का पता नहीं चला, पर अगले कितने ही दिनों तक अपराध बोध से हम उनके सामने नहीं निकलती थी। अब सोचती हूँ, वह पत्र भले ही रूमानी प्रणय कल्पनाओं से भरा हुआ नहीं था, पर उसकी एक एक पंक्ति बताती थी कि आत्मीय स्वजनों के बीच रहते हुए भाभी के प्राण अपने घर में, अपने प्रियतम में बसे हुए थे। इसी तरह का तादाम्य मैं अपने घर के साथ स्थापित कर सकती तो शायद मेरे भी पत्रों में आत्मीयता की यही गंध होती, यही घरेलूपन होता। पर जीवन के ऐन वसंत में नियति की आंधी ने मन को ऐसे झकझोर दिया था कि बौर फिर कभी आया ही नहीं। हेलो किडीज, डॉक्टर साहब ने कमरे में आते हुए कहा।
वे कॉलेज से लौट आए थे। मुझे देखकर बोले, दीदी आपका मूड अभी तक ठीक नहीं हुआ शायद। ओह सॉरी, चिट्ठी लिख रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा। नहीं, मैं तो लिख चुकी हूँ, मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटते हुए कहा। आज आप इतनी गंभीर क्यों हैं? क्या सचमुच भाई साहब की याद आ रही है? क्यों, उन्हें याद भी न करें हम? मैंने शायराना अंदाज में कहा। अरे तौबा, भला मैं ऐसी गुस्ताखी कर सकता हूँ? मेरा मतलब सिर्फ यह था कि इतनी ही बेसब्री है तो उन्हें भी यहाँ बुला लीजिए। आप जाने का प्रोग्राम मत बनाइए। फिर एकाएक गंभीर होकर बोले, जानता हूँ आपको ज़्यादा दिन नहीं रोक सकते हम लोग, फिर भी आप चली जाएंगी तो बड़ा सूना हो जाएगा। फिर रेशम को हवा में उछालते हुए बोले, खासकर इसकी बहुत याद आएगी। इसकी वजह से कितनी ही बातों को भूलने में मदद मिलती है। मेरा मन ममता से भर आया। पिछले साल गुड़िया जैसी सीमा देखते ही देखते चली गई थी। माँ बाप दोनों डॉक्टर होते हुए भी कुछ न कर सके थे। उस आघात से स्वाति तो एकदम टूट ही गई थी। मैं आकर उसे अपने साथ ले गई थी। कुछ दिन वह भाभी के पास भी रही। लौटकर उसने अपने आप को काम में झोंक दिया था। पाँव में जैसे भौंरी बांध ली थी। बस खाने और सोने के लिए ही घर आती थी। सो उसका भी कोई समय निश्चित नहीं था। इस बार अनंत को टाइफाइड हो गया था। चिंता और भय से उसके प्राण सूख गए थे। उसने मुझे लिखा था, दीदी काम ही ऐसा ओढ़ लिया है कि दिन भर घर से बाहर रहती हूँ, पर सच मानो प्राण उसी में लगे रहते हैं। लड़के को असहाय सा नर्स के सहारे छोड़ते नहीं बनता है। और तब मुझे आना पड़ा था। मैं जब तक पहुंची बुखार जा चुका था, पर सिस्टर मौजूद थी। उसे भी 2-4 दिन बाद छुट्टी दे दी गई। फिर भी कभी डोसा चटनी या इडली सांभर का उपहार लेकर सिस्टर लतिका आ जाती थी। तब घर में छोटा मोटा सा एक तूफान आ जाता और मैं सोचती, मेरे निमंत्रण के मूल में अनंत था या नर्स। मैं बच्चों को कहानी पढ़कर सुना रही थी कि अनंत ने याद दिलाया, मौसी पापा को फोन की बात कहनी है ना? अरे हाँ, कहते हुए मैं उठी। सुबह को उनके किसी दोस्त का फोन आया था, कांटेक्ट करने के लिए कहा था। देखा, ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर पैर रखे हुए वे शून्य में देख रहे थे। चेहरे पर उदासी की मोटी परत है। डॉक्टर साहब, मैंने हौले से आवाज दी। वे हड़बड़ा कर अपनी भाव समाधि से उठ बैठे। मैंने उनकी हड़बड़ाहट को अनदेखा कर मित्र का संदेश उन्हें दिया। फिर जाते जाते थोड़ा रुक कर कहा, मुझे मालूम है कुछ घाव ऐसे होते हैं जो जल्दी भरने में नहीं आते, पर फिर भी आप लोगों को शांति से काम लेना होगा। कभी सोचा है अनंत के मन पर इन बातों का क्या परिणाम होता होगा? वे थोड़ी देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, दुख सिर्फ सीमा को खोने का ही तो नहीं है दीदी। उसकी माँ भी तो अब पहले जैसी नहीं रही, आप देख तो रही हैं। आप पुरुष होकर इतने कमजोर बने हुए हैं, संभल नहीं पा रहे हैं। वह तो बेचारी स्त्री है, माँ है, उसे तो आप ही सहारा देंगे। तब एकाएक उनका चेहरा तमतमा उठा। हाँ ठीक है, वह स्त्री है, वह माँ है, इसलिए उसे ज्यादा दुख हुआ है। सब लोग उसी की भावनाओं को सहलाते रहिएगा, क्योंकि उसका दिल कोमल है, नाजुक है। कभी आप लोगों ने मेरे लिए भी सोचा है? मैं क्या पत्थर का बना हुआ हूँ? क्या सीमा मेरी कोई नहीं थी? या पुरुष होने के कारण मुझे शोक करने का अधिकार ही नहीं है? मैं तो बुत बनी देखती ही रह गई। कोई 5 मिनट बाद वे सहज हो पाए। सॉरी फॉर द आउटबर्स्ट दीदी, और सिर झुकाकर कमरे से बाहर हो गई। उनकी जाती हुई आकृति को देखकर मैं उनके हृदय को मथ देने वाले आक्रोश को याद करती रही। तब लगा कि सचमुच हम लोगों ने उनके साथ कितना अन्याय किया है। दुख की उन घड़ियों में स्वाति को इस तरह छीन ले जाना बड़ा अमानवीय था। उस समय किसी का ध्यान उन पर नहीं गया था। उनके अपने परिवार वालों को भी सबकी सहानुभूति स्वाति के लिए ही उमड़ी पड़ रही थी। मुझे स्वाति पर बड़ा क्रोध आया। जिस दुख को मिल बांट कर झेलना चाहिए था,
उसे अपने ऊपर ओढ़कर पति को यूं एकाकी बना देना क्या ठीक हुआ? वे बेचारे स्वभाव से ही शालीन और हंसमुख हैं, अपनी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि उनकी फीलिंग्स का कोई ख्याल ही नहीं किया जाए? अब मैंने लक्ष्य किया कि इस एक साल में वे स्वयं भी स्वाति की तरह दुबला गए हैं, बुढ़ा गए हैं। सोच लिया कि आज आते ही अच्छी तरह से कान खींचकर उसे कहूंगी कि जरा अपने बीमार की ओर तो देख ले, दिन भर क्या परायों की ही नब्ज देखती फिरेगी। लेकिन वह महारानी तो हवा के घोड़े पर सवार होकर आई। बताया कि सुबह सुबह 3 ऑपरेशन कर चुकी हूँ, एक केस टेबल पर छोड़कर आई हूँ, नॉर्मल नहीं हुई तो उसका भी सिजेरियन करना होगा। उसकी सारी टर्मिनोलॉजी के बीच मेरे पल्ले सिर्फ इतना ही पड़ा। इधर हम खाना खा ही रहे थे कि वह हाथ धोकर यह जा वह जा, सारी बातें मन की मन में ही रह गई। दोपहर स्वाति के यहाँ बड़ी मुश्किल से कटती है। धूप के डर से बच्चों को मैं अनेक प्रलोभन देकर सुला देती। स्वाति घर पर होती तो हम लोग रमी खेलते, पर अक्सर वह बाहर ही होती। तब अकेले डॉक्टर साहब से खेलने में बड़ा संकोच होता। तब मैं पुस्तक लेकर बैठ जाती, पर आखिर इंसान पढ़ भी कितना सकता है। इन दिनों बुनाई हाथ में लेने का दिल नहीं करता। तब विविध भारती के नीरस और घिसे पिटे कार्यक्रमों की शरण लिए बिना दिन नहीं कटता था। ऐसे में धूप की परवाह किए बिना कोई आ निकलता तो बड़ी खुशी होती। लंबी सी दोपहर एकदम छोटी हो जाती। गृहिणी की अनुपस्थिति में आतिथ्य का भार मुझे करने के लिए कुछ मिल तो जाता। उस दिन आई मिसेस सचदेव। आते ही कहा, हाउ इज द बॉय? आई वॉन्ट टू सी हिम फर्स्ट। फिर सोते हुए अनंत के पास उन्हें ले जाना पड़ा। उन्होंने उसकी नब्ज देखी, पेट देखा, छाती देखी, मुंदी आंखों को खोलकर एक बार देखा, फिर संतोष के भाव से सिर हिलाकर ड्राइंग रूम में आ बैठी। तब फिर इंट्रोडक्शन का फॉर्मल दौर शुरू हुआ। दीदी यानी किसकी, तुम्हारी या मिसेस की? अच्छा अच्छा, इन्हीं के बारे में तुमने बताया था। लास्ट ईयर इन्हीं की शादी का कार्ड लाए थे ना तुम? उन्होंने धुआंधार बोलना शुरू किया। गए साल नहीं मैडम, 5 साल हो गए। 4 साल की तो इनकी बेबी है। ओह सॉरी, समय तो ऐसा भागता है पता ही नहीं चलता। मेरा बड़ा वाला पीएमटी में बैठने की तैयारी कर रहा है और मुझे बस इतना याद आता है कि अभी कल तो मैं उसे प्रॉम में बिठाकर शॉपिंग किया करती थी। आपका लड़का पीएमटी में बैठ रहा है? विश्वास ही नहीं होता, मैंने कहा। क्यों विश्वास क्यों नहीं होता? नेक्स्ट ईयर आई विल बी 45। मैं तो आश्चर्य से देखती रह गई। इस उम्र में इतनी कमनीयता और कितनी सहजता से अपनी उम्र का ऐलान किया था उन्होंने। जरा भी संकोच अपनी बढ़ती हुई आयु का उनमें नहीं था। जब तक वे बैठी रहीं, मैं निर्निमेष उन्हें ही देखती रही। कुछ चेहरे ऐसे ही होते हैं जो आंखों को बरबस बांध लेते हैं। उनके जाते ही मैंने कहा, डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरत कलीग के लिए आपको बधाई देनी चाहिए। ओह नो, शी इज़ माई बॉस। मैंने बताया ना, वे हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, लड़के इनसे पढ़ते भी हैं या सिर्फ देखते रह जाते हैं? आप नहीं जानती, शी इज़ अ टेरर इन द क्लास। मैं तो इनका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, डॉक्टर साहब ने कहा। उनकी आंखों में श्रद्धा की झलक स्पष्ट देखी जा सकती थी। वे आपको देखने के लिए बहुत उत्सुक थीं। अच्छा हुआ आज मुलाकात हो गई। क्यों? उन्होंने झेपते हुए कहा। वे बड़ी रोमांटिक हैं। एक दिन बातों ही बातों में आपकी कहानी बता गया। शी वॉज सो इम्प्रेस्ड। और फिर एक दिन मेरी शादी का कार्ड भी दे आए थे। इतनी उदात्त कहानी के लिए ऐसा एंटी क्लाइमैक्स रहा होगा वह, मैंने अपने ही ऊपर व्यंग करते हुए कहा। डॉक्टर साहब गंभीर होकर कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, दीदी सच मानिए, जिस दिन आपकी शादी की खबर सुनी थी उस दिन आपके लिए मन में सच्ची श्रद्धा जागी थी। आपने विवाह के लिए स्वीकृति देकर बड़ी समझदारी का काम किया था। अपने भाई साहब के परिवार के मन से कितना बड़ा बोझ आपने उठा लिया था। सच कहता हूँ, अपने दुख को पूंजी बनाकर जो लोग जिंदगी भर दूसरों की सहानुभूति लूटना चाहते हैं, मुझे उनसे बहुत नफरत होने लगती है।
वे कभी सोचते ही नहीं कि अपने व्यवहार से वे अपने आसपास के लोगों की जिंदगी किस कदर दूभर बना रहे हैं। शायद यह सब कहते हुए उनके मन में स्वाति की तस्वीर रही होगी, पर मैं तो उनकी इस बात से संकोच में डूब गई। श्रद्धा और भावुकता में उन्होंने मुझे महान बना दिया था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यह समझदारी से भरा कदम मैंने भाई साहब के अल्टीमेटम के बाद ही उठाया था। स्वाति की शादी के बाद भैया भाभी मेरी शादी के लिए व्यग्र हो उठे थे। उनके अल्टीमेटम को तो मैं शायद पचा जाती, पर भाभी का बदला हुआ व्यवहार मुझसे नहीं सहा गया। हो सकता है यह सहज नाटक ही हो, पर उनकी उदासीनता मुझे खल गई थी। तब यही सोचा कि इस तरह अनचाहे मेहमान की तरह घर में रहने से तो अच्छा है एक अपना ही घर बसा लिया जाए। और भैया ने घर वर दोनों अच्छे ही ढूंढ निकाले थे। अंग्रेजी में डीलेट की उपाधि प्राप्त, महाविद्यालय में सीनियर प्रोफेसर, आकर्षक और भव्य व्यक्तित्व। भाभी कहती, लंबे चौड़े कुटुंब को रास्ते पर लगाने में ही आधी उम्र निकल गई। हमारे भाग्य से ही कुंवारा बैठा रहा, नहीं तो इतना अच्छा लड़का किसी की नजर से छूटता भला। एक शहीदाना अंदाज में मैंने विवाह के लिए स्वीकृति दी थी और उसी भावना से गृहिणी के पत्नी के कर्तव्य पूरे कर रही थी। शादी जैसे मेरे लिए एक स्थायी अनुबंध था, जिसे मैं ईमानदारी से निभा रही थी। उस रात जब स्वाति लौटी तो हम खाना खाकर ही उठे थे। उसने इंतजार न करने के लिए फोन पर कह दिया था। आते ही वह सीधे अनंत के कमरे में गई, जो रोज की तरह उसकी प्रतीक्षा में जाग रहा था। उसे प्यार करते हुए उसकी नजर नई पुस्तक पर पड़ी। फिर नई किताब आ गई। दीदी, तुम कितने पैसे बिगाड़ रही हो इसके पीछे? मम्मी, किताब मौसी नहीं लाई, सचदेव आंटी दे गई थी। अच्छा, तो वे आई थी आज? वह आंधी की तरह भीतर आई। डॉक्टर साहब वॉश बेसिन पर हाथ धो रहे थे। तुम्हारी बॉस आई थी आज? उसने बॉस शब्द पर जोर देते हुए कहा। हाँ, अनंत को देखने आई थी, उन्होंने हाथ पोंछते हुए कहा। यह तो नहीं पूछा कि किसे देखने आई थी, क्यों आती हैं वे यहाँ? क्या कॉलेज में मन नहीं भरता? उसने कांपती आवाज में कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? वे गरजे। वही जो मैं कह रही हूं, स्वाति ने कहा। क्या मूर्खता की बात करती हो तुम? डॉक्टर साहब की आवाज इतनी तीखी थी कि मुझे डर होने लगा। स्वाति, हाथ धोकर खाना खा ले, मैं लगा रही हूं, मैंने रसोई में जाते हुए कहा। वह देर बाद खाने की मेज पर आई। कुर्सी पर बैठी देर तक पथराई नजरों से थाली को देखती रही। खाना शुरू करना, क्या सोच रही है? मैंने कहा। तब उसने बेमन से कौर तोड़ना प्रारंभ किया। सुबह की घर से निकली हुई थी। धूप, थकान, मानसिक तनाव सब ने मिलकर उसके चेहरे को कैसा तो कर दिया था। अनचाहे ही मेरी आंखों के सामने सचदेव का चेहरा घूम गया। प्रसन्न, स्वस्थ, सुंदर, 43 वर्ष की उम्र में उस लावण्य सचमुच ईर्ष्या की ही वस्तु थी। और स्वाति को देखो, अभी 35वां चल रहा है और शक्ल कैसी बना रखी है। धीरे धीरे खाना, अब भी कहीं जाना है क्या? उस निस्तब्ध वातावरण में उसके खाने की आवाज भी मुझे भारी लग रही थी। उसने सहम कर मेरी ओर देखा और थाली में हाथ घुमाती रही। बिना चूड़ियों वाला उसका वह सूखा हाथ अजीब सा लग रहा था। दो दो सोने की चूड़ियां ही डाल लिया कर ना हाथ में, कितना खराब लगता है, मैंने खींच कर कहा। बार बार निकालनी पड़ती है ना, खो जाने का डर रखता है, उसने धीरे से कहा। मुझे कॉलेज वाली स्वाति याद आ गई, जब दो दो रोल्स वाला बैंगल बॉक्स भी उसे कम पड़ता था और चूड़ियों के लिए हैंगर का सहारा लेना पड़ता था। और ये बाल कैसे हो रहे हैं? शाम को जरा आराम से बैठकर ढंग का जूड़ा बना लिया करना। तुम जूड़े की बात कर रही हो? यहाँ कांच में सूरत देखने की फुर्सत नहीं मिलती। सो तो दिख रहा है, और साड़ी देख, क्या लतर पतर हो रही है। आखिर पैसे के पीछे इतना मत भागा करो कि अपना भी होश न रहे। आदमी कमाता ही किस लिए है? अपने सुख के लिए ही तो। स्वाति कुछ देर चुप बैठी मेरा भाषण सुनती रही, फिर उठते हुए बोली, दीदी, कुछ लोग शराब क्यों पीते हैं जानती हो? यह काम भी मेरे लिए शराब का ही काम देता है। और
मेरे कुछ भी कहने से पूर्व ही थाली लिए कमरे से बाहर हो गई। बिस्तर पर लेटने के बाद भी बड़ी देर तक उसकी यह बात कानों में गूंजती रही। मन पर एक बोझ सा आ गया था। उससे निजात पाने के लिए मैं यूं ही ट्रांजिस्टर की सुई घुमाने लगी और अचानक हवा में तैरता हुआ कुमार गंधर्व का स्वर पकड़ में आ गया। बंबई से आ रहा था। यह मेरा प्रिय एलपी था, बागेश्वरी की सखी मन लाग्यो। विभोर कर देने वाली स्वर लहरी में डूबकर मन के सारे विकल्प न जाने कहाँ बिला गए। बागेश्वरी के तराने के बाद मालावती प्रारंभ हुआ। मंगल दिन आज बना घर आए। ऐसा लगा जैसे दुख की चिंताएं भरी धरती बहुत पीछे छूट गई है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद उन्हीं सुरों को गुनगुनाते हुए मैंने करवट बदली तो देखा स्वाति भी बगल में आकर लेट गई है। आज कितने दिनों बाद कुमार को सुना। उसने अभिभूत होकर कहा, संगीत के लिए तुम लोगों के पास फालतू समय ही नहीं है। यह बात नहीं है दीदी। यह नहीं है तो और क्या बात है? शादी से पहले तो तुम कुमार और माणिक वर्मा पर जान देती थी। परीक्षा के दिनों में भी अब्दुल अलीम और वीजी जोग को सुनना नहीं बोलती थी। लेकिन अब तो लगता है आदमी को इतना मशीनरी नहीं होना चाहिए। थोड़ा तो टच में रहना ही चाहिए। वह तो शादी के पहले की बात है ना दीदी। मैं क्या करूं, इन्हें जरा भी लाइकिंग नहीं है। तो तुमने इतने दिन क्या किया? उन्हें दीक्षा भी न दे सकी? मुझे भी तो सुनने नहीं देते। शुरू शुरू में मैं रोज रात को नियम से सुना करती थी, पर इनका कमरे में आते ही पहला काम होता रेडियो बंद करना जरा। और दूसरा काम? मैंने उसके गालों को मसलते हुए पूछा। वह नई दुल्हन की तरह शर्मा गई। धूसर चांदनी में उसका चेहरा बड़ा लुभावना लग रहा था। प्रथम प्रणय की मधुर स्मृतियों ने मानो दिन भर के शांत चेहरे पर रंगोली बिखेर दी थी। मेरी एकटक दृष्टि से घबराकर उसने पूछा, अच्छा दीदी, जीजाजी भी क्या तुम्हारी तरह शास्त्रीय संगीत के दीवाने हैं? एकदम तानसेन तो नहीं, पर हाँ, तेरे दूल्हे की तरह एकदम औरंगजेब भी नहीं है। मैंने सोच विचार कर जवाब दिया। अब उससे यह थोड़े ही कहा जा सकता था कि तेरे जीजाजी जब तक अपनी स्टडी से उठते हैं भारत के सभी प्रसारण केंद्र जन गण मन गा चुकते हैं। मैं रेडियो और उपन्यासों में डूबी रहती हूँ, वे अपनी किताबों में। समझदार पति पत्नी की तरह हम एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। पर इतनी ज़्यादा समझदारी भी क्या अच्छी है? सच देखा जाए तो कुर्सी के पीछे खड़े होकर हाथ से पेन छीन लेने में जो कविता है वह शेली और कीट्स की पंक्तियों से भी ज़्यादा मधुर है। बेडरूम में आकर चुपचाप रेडियो बंद कर देने में भी एक लय है जो संगीत से भी ज़्यादा मादक है। इस लय को, इस छंद को साधने की कभी कोशिश ही हमने नहीं की। स्वाति के उठकर चले जाने के बाद याद आया कि इस समय मौका हाथ आया था। इसे दो बातें समझाई जा सकती थी। इसके बाद 4-5 दिन बड़े अच्छे निकल गए। खींच तान कर इस विषय को छेड़ने की तबीयत ही नहीं हुई। उस दिन रविवार था। रोज की तरह तड़के ही मेरी आंख खुल गई, पर कैलेंडर की ओर देखकर अलसाई सी बिस्तर में पड़ी रही। तभी लगा रसोई में कुछ खटर पटर हो रही है। चादर फेंक कर उठ बैठी। डॉक्टर साहब चाय बना रहे थे। मैं संभ्रमित सी बरामदे में ही खड़ी रही कि उन्होंने देख लिया। आइए दीदी, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देखिए। अब लौटना नामुमकिन था। कप हाथ में लेते हुए मैंने कहा, अरे आपने क्यों तकलीफ की? मुझे आवाज दे दी होती। अब यह मुंह देखी रहने दीजिए। आप तो उल्टे पैरों लौटी जा रही थीं। अच्छा यह बताइए कैसी बनी है? आप हंस रही हैं ना? अच्छी नहीं बनी ना? चाय तो बहुत अच्छी बनी है, पर एक बात याद आ गई थी। अक्सर छुट्टी के दिन हमारे भैया को मूड आ जाता था। वे अपनी कसम दिला दिला कर भाभी को बिस्तर में सुलाए रखते और फिर उनकी सेवा में बेड टी ले जाते। हम दोनों बहनें उस समय जब भी जाती तो दम साधे चुपचाप बिस्तर में पड़ी रहती। अच्छा, तो आपने समझा कि मैं भी योर्स मोस्ट ओबीडियंट वाली भूमिका अदा कर रहा हूँ।
जी नहीं, मैंने रात को बताया था ना, स्टूडेंट्स के साथ 2-3 हेल्थ सेंटर्स देखने जाऊंगा। ओह, याद ही नहीं रहा। तो नाश्ता बना दूं? रहने दीजिए, नाश्ता साथ में बहुत है। इट विल बी जस्ट लाइक अ पिकनिक, यू सी। आपके भैया की बात पर अब तक आश्चर्य हो रहा है। उन्हें देखकर विश्वास ही नहीं आता। वैसे हमारे बाबूजी को भी कभी कभी सनक सवार होती थी। माताजी की गैर हाजिरी में पकौड़ी बनाने का उन्हें खूब शौक था। रसोई की ऐसी दुर्गंध बना देते थे और माताजी लौटकर समेटती जाती और सुनाती जाती। आप लोगों को तो खूब मजा आता होगा। खूब पकौड़ी भी मिलती और बाबूजी की फजीयत भी सुनने। अच्छा दीदी, हमारे भाई साहब इस तरह का कोई शौक पालते हैं या नहीं? सच बताऊं, मुझे तो पुरुषों का रसोई में आना ही अच्छा नहीं लगता। मैंने अपनी कसक को यथाशक्ति दबाकर कहा। ओह, तब तो मुझे भागना ही चाहिए, उन्होंने कहा और बाथरूम में घुस गए। स्वाति सोकर उठी तब उन्हें गए 1 घंटा बीत चुका था। मुझे इतना गुस्सा आया। क्या एक दिन यह लड़की जल्दी नहीं उठ सकती थी? रोज तो सारा काम नौकर देखता ही है, कभी कभी तो मौका आता है। उसके साथ दोबारा चाय पीने बैठी तो मैंने कहा, स्वाति। ओह, धीरे बोलो दीदी, तुम्हारी आवाज से लगता है तो मुझे डांटने जा रही हो। डांटने जैसा तो काम ही करती हो तुम, मैंने कहा और सारा गुस्सा उस पर उड़ेल दिया। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा, उसने अलसाए स्वर में कहा। यही तो मैं कहती हूं कि क्यों नहीं याद रहा। इतना प्री ऑक्युपाइड माइंड है तुम्हारा कि घर का, पति का विचार उसमें समाता ही नहीं है। चाय तो खैर वे खुद नहीं बनाते तो मैं बना देती, या वे होटल में पी लेते। पर अगर तुम उनके लिए जरा जल्दी बना देती उठकर, इट कैरीज सम मीनिंग, इट शोज योर फीलिंग्स। काम करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भावनाओं का प्रदर्शन। दीदी, मुझे मालूम है तुम क्या कहोगी। काम तुम्हारे लिए शराब की तरह है जिसे तुम अपना दुख डुबो रही हो, यही ना? तुम खुद डॉक्टर हो, जानती हो ज्यादा शराब पीने से क्या होता है। एक दुख भूलने के लिए दूसरा दुख ओढ़ लेना अकलमंदी थोड़े ही है। अपनी गृहस्थी को दांव पर लगाकर तुम यह क्या पागलपन कर रही हो? दीदी, तुम नहीं जानती मैंने क्या सहा है। कहते कहते वह रो पड़ी। जानती क्यों नहीं, उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा। लेकिन यह दुख क्या तेरा अकेली का है? उन्होंने भी तो इसे झेला है। फिर तुम लोग उसे शेयर क्यों नहीं करते? अलग अलग भोगने से व्यथा बढ़ती है, घटती नहीं। किसके साथ दुख भोगूं? अतीत के साथ? उसने एकदम तड़प कर कहा। दीदी, उन्हें कौन सा दुख है? दुख है। दुख की अनुभूति के लिए हृदय की आवश्यकता होती है, जो आदमी सिर्फ शरीर की भूख को। देख स्वाति, मैंने बीच में टोक कर कहा, इस तरह प्लेटोनिक प्रेम की बातें दाम्पत्य में नहीं चलती। मैं मानती हूं कि शारीरिक प्रेम ही सब कुछ नहीं है, पर उसकी अनिवार्यता को एकदम नकारा भी नहीं जा सकता। यह तो अपने आप को धोखा देना हुआ। मैं क्या यह सब समझती नहीं दीदी? पर हर बात के लिए एक समय होता है। मैंने सीमा के लिए रोना तो कब से छोड़ दिया है। पर जो बात मैं नहीं भूल पाती, वह जानती हो क्या है? तुम्हें कैसे बताऊं दीदी, कि मेरे आंतरिक दुख के क्षणों में भी वे वे सिर्फ मेरा शरीर। ओह, आई हेट हिम, आई हेट हिम। उसका स्वर, उसका चेहरा ऐसा हो गया कि मुझसे कुछ कहते नहीं बना। वह इन दिनों मुझसे इतनी दूर दूर नजर आती थी कि उसको सांत्वना भी मैं न बधा सकी। सुबह वाले प्रसंग को भूलकर हम लोगों ने छुट्टी का अच्छा उपयोग किया। मॉर्निंग शो में बच्चों को हाथी मेरे साथी दिखाई, शाम को नेहरू पार्क में रेल की सैर कराई और मिकी माउस की दुकान से आइसक्रीम भी खाई। रेशम और अनंत सारे समय चहकते रहे। उनके नानाविध प्रश्नों को मैं उत्तर देती रही। स्वाति बहुत कम बोल रही थी, पर उसका साथ होना ही अनंत के लिए बहुत था। शाम को डॉक्टर साहब लौटे तो वे भी काफी खुश नजर आ रहे थे। एक शॉवर बाथ के बाद एकदम फ्रेश हो गए। खाने की मेज पर गुनगुना भी रहे थे। कैसी रही आपकी ट्रिप? अनंत जब अपनी दिन भर की डायरी सुना चुका तो मैंने पूछा। बहुत शानदार। इस तरह का आउटिंग बीच बीच में होता रहे तो अच्छा रहता है, मोनोटोनी खत्म हो जाती है।
आज कौन सी क्लास गई थी? फाइनल ना? तब तो मीनल देशपांडे, सरिता शुक्ला, परवरिश मोगा सभी होंगी। फिर तो ट्रिप शानदार होना ही था। स्वाति ने व्यंग से कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों मेरा मूड खराब करने पर तुली हो? मूड खराब हो जाए तो कल थर्ड ईयर को ले जाना, उसमें भी अच्छे अच्छे चेहरे हैं। कॉलेज में नौकरी करने के यही तो मजे हैं। डॉक्टर साहब एकदम थाली छोड़कर चले गए। मुझे बहुत क्रोध आया। यह क्या बेवकूफ़ी है स्वाति? दिन भर का थका मांदा आदमी अब घर आया है और तुम क्या सोचती हो इस तरह तुम उन्हें बांध कर रख सकती हो? पति कोई ताले में बंद करके रखने की चीज है? वे कॉलेज में ना होते, अस्पताल में होते तो वहां भी नर्सें होती, डॉक्टर्स होती, खूबसूरत पेशेंट्स होती। तुम कहाँ तक उनके पीछे भागती फिरोगी? तुम्हारे इस तरह के बर्ताव से तो आदमी अब तक न भटका होगा तो भटक जाएगा। एक ही सांस में मैं इतना सारा बोलकर हाँफने लगी थी। मैं क्या करूं दीदी, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। उसने दोनों हाथों से अपना मुंह ढांप कर कहा। रो बैठकर, मैं तुनक कर बोली और एक नई थाली लगाने लगी। डॉक्टर साहब ड्राइंग रूम में दोनों हाथों में सिर दिए बैठे थे। मैंने टेबल पर खाना रखते हुए कहा, आपको मेरी कसम है, इतना खा लीजिए। आदमी का गुस्सा अन्न पर नहीं उतरना चाहिए। पता नहीं किसके पुण्य से हम लोग 2 जून खाना खाते हैं। मेरे दीदी माँ टाइप व्यक्तित्व पर उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कुछ देर थाली की ओर देखते रहने के बाद डूबती हुई आवाज में बोले, इसे क्या हो गया है आजकल? मेरे पास कोई भी आए यह इसी तरह भड़क उठती है। दीदी, भाई साहब भी तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी भी गर्ल्स स्टूडेंट होंगी, कोई डिफिकल्टीज लेकर घर पर भी आती होंगी। तब क्या आप इसी तरह जेलस फील करती हैं? मैंने पास ही रखी कुर्सी की पीठ को कस कर पकड़ लिया। घर पर आने वाली छात्राओं के कई चेहरे आंखों के सामने घूम गए। सबसे प्रोमिनेंट चेहरा था रिसर्च वाली भक्ति वर्मा का। गाइडेंस के लिए अक्सर आती थी। कई बार कमरे में चाय पहुंचाते हुए देखा है। इनकी धारा प्रवाह वाणी को मानो वह आंखों से पी रही हो। इन आंखों में श्रद्धा, प्रशंसा और आदर के अतिरिक्त और भी बहुत कुछ होता था जो शब्दों की पकड़ से बाहर था। कॉलेज में तो इनके श्रद्धालुओं की गिनती ही नहीं थी। एक बार मेरे देवर ने हंसते हुए बतलाया था कि फोर्थ ईयर की एक लड़की ने ट्यूटोरियल्स की कॉपी में कविता लिखकर दे दी थी, जो इन्होंने करेक्शन करके लौटा दी थी। एमए फाइनल की विजय सक्सेना 104 डिग्री बुखार में भी इनके पीरियड के लिए टैक्सी से आई थी और थर्ड ईयर की बाला नायर इनकी क्लास के दिन नियम से गुलाबी साड़ी पहनकर आती थी। ऐसी कितनी ही कहानियां मैंने सुनी हैं, पर कभी मुझे डर नहीं लगा, कभी ईर्ष्या नहीं हुई। शायद मुझे उन पर पूरा विश्वास था, पर विश्वास करने के लिए इन्हें जाना ही कितना था। कुल जमा 5 वर्ष ही हुए थे अभी। सच तो यह था कि जिस चीज को कभी पाया ही नहीं, पाने की लालसा ही नहीं की, उस चीज को खाने की आशंका मुझे होती ही क्यों? नहीं तो क्या पत्नी होकर भी उन अल्हड़ किशोरियों के प्रणय निवेदन की चर्चा में इतनी तटस्थता से सुन सकती थी? कितना कठोर था वह आत्म परीक्षण, पर साथ ही कितना यथार्थ। अपने ऊपर उस भरपूर ग्लानि के बीच ही यह सत्य प्रकट हुआ कि स्वाति अपने अजीत को अब भी उतना ही चाहती है। उसके शब्दों में चाहे जितना तिरस्कार झलकता हो, अजीत को खो देने का भय उसकी सांसों में समा गया है। यही उसे बेचैन किए हुए है। उस रात एक निश्चय लेकर ही मैं सो सकी। दूसरे दिन सिस्टर लतिका आई हुई थी, एक नए ढंग का केक लेकर। अनंत उन्हें देखते ही खिल गया। रेशम भी इन दिनों उनसे काफी हिल गई थी। बच्चों को कुछ देर के लिए उन्हें सौंपकर मैंने डॉक्टर साहब से कहा, थोड़ी शॉपिंग करनी है, ले चलिएगा? और कुछ ही देर में नीली छोटी सी फिएट महात्मा गांधी रोड का बेशुमार ट्रैफिक चीर रही थी। यहाँ बलदेव के लायक शर्ट मिल जाएगी क्या? दोनों ओर की गुमटियों को देखकर मैंने पूछा, बलदेव के लायक क्यों? पार्टिंग गिफ्ट ही समझ लीजिए। मैं कल परसों तक लौट जाना चाहती हूँ। यह एकदम आकस्मिक निर्णय कैसे? आकस्मिक भले हो पर अस्वाभाविक नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा।
कहकर वे चुप हो गए। फिर पूरे शॉपिंग के दौरान एक शब्द भी नहीं बोली। मैंने ही अंत में कहा, बहुत थक गए हैं, कोई अच्छी सी जगह हो तो कॉफी पिलाइए। हम लोग सिर्फ में घुसे। एक केबिन खाली था। हम लोग जाकर बैठ गए। अजीत, बैरे को ऑर्डर देने के बाद मैंने कहा। उन्होंने चौंक कर सिर उठाया। नाम लेने से नाराज तो नहीं हुए ना? नहीं तो, बल्कि मैं तो खुद आपसे एक दिन कहने को था। आखिर मैं आपके लिए छोटे भाई की तरह हूं। यही तो, जो कुछ मैं कहना चाहती हूं वह सिर्फ छोटा भाई समझकर ही कह पाऊंगी। उन्होंने प्रश्नार्थक दृष्टि से मेरी ओर देखा। सबसे पहली बात, एक लंबी छुट्टी लो और स्वाति को कहीं दूर ले जाओ। वह बेवकूफ अपने को एकदम तबाह करने पर तुली हुई है। वह मानेगी भी। फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? वह तो मुझसे नफरत करती है। नहीं, वह तुमसे अथाह प्यार करती है। उसे दिन रात यही भय खाए जा रहा है कि कोई तुम्हें उससे छीन न ले। मेरी समझ में नहीं आता, जरा सी गलतफहमी को लेकर तुम दोनों ने अपने बीच में कितनी बड़ी खाई डाल ली है। दीदी, काश आपको मैं बता सकता, उन्होंने अस्फुट स्वर में कहा। मुझसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि किस बोगस यूनिवर्सिटी ने तुम लोगों को डॉक्टर बनाया है। अजीत ने आश्चर्य से भरकर मेरी ओर देखा। क्या तुम लोगों को इतना भी नहीं बताया गया कि नारी और पुरुष दोनों अलग अलग मिट्टी से बने हैं? दोनों के एक्शंस और रिएक्शंस में कितना फर्क होता है। दोनों की अनुभूतियों के स्तर भिन्न हैं, अभिव्यक्ति का ढंग अलग है। अजीत एकटक मुझे देखे जा रहा था। एक छोटा सा तथ्य तुम लोग नजरअंदाज कर गए कि दुख के जिस आवेग को नारी आंसू बहाकर हल्का कर लेती है, पुरुष अंतर्मुख होकर उसे भीतर ही भीतर सहता है। अभिव्यक्ति के इस तनाव को कम करने के लिए वह दूसरा सहारा ढूंढता है। नारी का सामीप्य इस समय उसके लिए अति आवश्यक हो उठता है, जबकि ऐसे समय में स्त्री को पुरुष के स्पर्श मात्र से भी वितृष्णा होने लगती है। समझ रहे हो ना? उसने बच्चों की तरह सिर हिला दिया। तो अब इस खाई को पाटने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। उस समय तुम दोनों ही कुछ सोचने की स्थिति में नहीं थे। स्वाति तो शायद आज भी नहीं है, पर तुम समझदार हो, इसी से तुमसे कह रही हूं। डन? डन, उसने कहा और टेबल पर रखा मेरा हाथ दोनों हाथों में लेकर माथे से लगा लिया। इस अनोखी हरकत का अर्थ जो भी रहा हो, घर लौटते हुए हम लोगों के बीच की औपचारिकता एकदम समाप्त हो गई थी। घर पर स्वाति भरी हुई बैठी थी। कुछ तो उसका मूड सिस्टर को देखकर उखड़ा होगा। फिर हम लोग भी बाहर थे। अरे, मुझे क्या पता था कि तू आज इतनी जल्दी आ जाएगी, नहीं तो साथ ही जाते, मैंने कहा। यहाँ सैर सपाटों के लिए फुर्सत किसे है? मैं तो क्लिनिक का काम अधूरा छोड़कर आई हूँ। उसने कुछ इस टोन में कहा कि मुझे लगा इसके शंका जाल से मैं भी बरी नहीं हूँ। मेरे कंपाउंडर ने आज अचानक शादी कर ली, उसी के रिसेप्शन में जाना है, स्वाति ने सपाट स्वर में सूचना दी। दासगुप्ता ने शादी कर ली? उस मोटी ने आखिर उसे फांस ही लिया। पुअर चैप, अजीत ने कहा। उसका मूड इस समय हवा से बातें कर रहा था। रिसेप्शन में आपको भी चलना है, इसीलिए मुझे घर आना पड़ा, स्वाति ने ठंडेपन से कहा। बाय ऑल मीन्स, अभी तैयार हुआ, स्वाति की बेरुखी को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा और अपने कमरे में चला गया। तू तैयार नहीं होगी? मैंने पूछा। अभी तो साड़ी बदली है। यह साड़ी पहनकर रिसेप्शन में जाएगी? हट, आज तेरी एक नहीं चलने दूंगी। उसकी सफेद चंदेरी साड़ी पर नजर डालते हुए मैंने कहा। दीदी, मैं वहीं से। नो आर्ग्यूमेंट, मैंने डपट कर कहा। आज तुझे मैं तैयार करूंगी। जा, पहले बाथरूम जाकर चेहरे की मुर्दनी तो धोकर आ। उसे करीब करीब ठेल कर ही मैं गुसलखाने तक ले गई। वहां से वह निकली तो एकदम फ्रेश लग रही थी, शायद नहाकर ही निकली थी। उसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर मैं बाल सुलझाने लगी। आज कितने दिनों बाद तुमसे जूड़ा बनवा रही हूं दीदी, है ना? उसके कोमल स्वर से मेरे भीतर ममता का एक ज्वार उमड़ पड़ा। तब पता चला
क्योंकि मैं उसकी बिखरी हुई गृहस्थी को देखकर व्यग्र हो उठी थी। क्यों उसके घोंसले के उड़ते हुए तिनकों को यत्नपूर्वक बीनने में लगी थी। मुझसे 2 ढाई साल ही छोटी थी वह, पर मां की मृत्यु के बाद मैंने जैसे अपने आप को उसका अभिभावक मान लिया था। भाभी के घर में आने के बाद भी अपना यह अधिकार मैंने नहीं छोड़ा था। दीदी, चुप क्यों हो गई? बहुत नाराज हो मुझसे? स्वाति ने कहा। मेरा ममता भरा स्पर्श उसे भी बचपन की दुनिया में खींच ले गया था। हाँ, मैं बहुत नाराज हूं। यह क्या दशा कर ली है तूने अपनी? बाल देख तो आधे भी नहीं रह गए हैं। और रंग देख, कौन कहेगा यह वही स्वाति है? आंखें देख कितनी भीतर को धसी जा रही हैं। क्यों अपना सर्वनाश करने पर तुली हुई है? उत्तर में उसके केवल 2 बूंद आंसू ढुलक पड़े थे। अब ध्यान से मेरी बात सुन। अजीत छुट्टी की प्लानिंग कर रहे हैं। तू अपने क्लिनिक का, नर्सिंग होम का बहाना मत बनाना। उसकी व्यवस्था हो जाएगी। महीना 2 महीना कहीं घूम फिर आओ, तभी तेरी तबीयत संभल पाएगी। दीदी, अभी अनंत इस लायक कहाँ हुआ है? अनंत की चिंता रहने दे, वह मेरे साथ जाएगा। घूमने तुम दोनों जाओगे। बस यह सोचकर जाना कि हनीमून पर जा रहे हो, सेकंड हनीमून। मैंने लाल होते उसके गालों को थपथपा कर कहा। और एक बात, प्लानिंग व्लानिंग की बेवकूफ़ी अब छोड़ दो। अनंत के लिए एक साथी जल्दी से जल्दी इस घर में आना ही है। दीदी, तुम तो गजब करती हो, उसने कहा और बुरी तरह शर्मा गई। मैंने खूब ऊंचा, बड़ा प्यारा सा जूड़ा बनाया उसका, फिर बड़े करीने से मेकअप किया, फिर आज ही खरीदी हुई नई साड़ी उसके सामने करके कहा, बस झटपट पहन डाले से, जाने से पहले मैं देख लूं कैसी लगती है। बाप रे, यह रंग! दीदी नहीं, वे अभी मुझे हनुमान जी कहना शुरू कर देंगे, उसने कहा। कहने दे, आज मेरी पसंद ही सही। हमेशा तो उनकी ही चॉइस के कपड़े पहनती है ना। आई एम रेडी। कुछ देर बाद अजीत ने कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर कहा। गले में लाल नगों वाला नेकलेस पहनते हुए स्वाति ने पलट कर देखा और अजीत देखता ही रह गया। मैं जानबूझकर देर तक स्वाति की पटलियां ठीक करती रही। दीदी, यह साड़ी लाई हैं, स्वाति ने कांपते स्वर में कहा। अजीत की चुभती नजर उसे भीतर तक हिला गई थी। अब मैंने उठना ठीक समझा। देखो, इसे हनुमान जी वगैरह जो नाम देना हो दे देना, पर मेरे सामने नहीं, नहीं तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैंने कहा। यह तो ठीक है दीदी, अजीत ने फूला समूह बनाकर कहा, पर 2 समस्याएं हैं। एक तो यह कि बास्केट साथ रखनी होगी, क्योंकि सारे प्रेजेंट्स इधर ही आएंगे। मोटी मिस भरूचा को कोई देखेगा भी नहीं। दूसरे यह है कि मेरे लिए एक तौलिया तलाश दीजिए प्लीज, ताकि मैं बैरे की भूमिका में रहूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि स्वाति ने ड्रेसिंग टेबल से एक कंघा उठाकर उसकी ओर दे मारा। वार बचाता हुआ वह हंसता हुआ बाहर भागा। वह दरवाजे की ओर घूर घूर कर देखती रही, पर उसकी आंखों का गुस्सा होठों की हंसी के साथ आंख मिचौली खेलता रहा। अब तुम लोग जाओगे भी या नहीं? यहीं पे धामा चौकड़ी करते रहोगे? खुशी से विवल होकर मैंने कहा। दरअसल मैं उससे कहना चाहती थी कि पगली, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? अपनी रूप सज्जा से पति की आंखों में अभिलाषा के दीप जलाने के लिए ही तो नारी चिरकाल से श्रृंगार करती आ रही है। पर मुझसे यह कहा नहीं गया। लगा मेरे स्वर का खोखलापन वह पकड़ लेगी, क्योंकि कब मैंने अपने को इस तरह अलंकृत किया है, कब किसी की आंखों में अपने सौंदर्य की परछाई देखनी चाहिए। हमेशा एक निर्लिप्त व्यक्तित्व लेकर ही घर में रहती आई हूं। कर्तव्य, केवल कर्तव्य ही जैसे मेरा जीवन का धुरी बन गया हो। शरीर भी दिया है तो इस तरह मानो शर्त नामे की यह पहली और सबसे जरूरी शर्त हो। तभी तो साहित्य के रस सागर में दिन रात डूबने उतराने वाला वह व्यक्ति मेरे पास आते ही बर्फ की तरह ठंडा और पत्थर की तरह सख्त हो जाता है। कार स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मैंने खिड़की से झांका। व्हील पर बैठे हुए अजीत ने कुछ कहा। मुंह चिढ़ाकर स्वाति ने उसके सिर पर एक चपत लगा दी। शम्मी कपूर की तरह कंधे उचकाकर वह हंस दिया। मैंने आंखें बंद कर ली।
जैसे किसी की एकांत में झांकने का पाप कर रही हूं। छुट्टी की योजना अभी दूर थी, पर लग रहा था वे लोग आज ही से अपना सेकंड हनीमून मना रहे हैं। पर मेरा मेरा तो अभी पहला भी बाकी है। एक उसास के साथ मैंने सोचा और अधीरता से सूटकेस सामने खींच कर बैठ गई। ये कहानी बस इतनी ही। कहानी आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स डालकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।